दोस्तों नमस्कार। 18 महीने का वक्त है और उसके बाद इस देश की किस्मत किसके हाथों में इस देश की जनता सौंपेगी, यह सवाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। और इन 18 महीनों के भीतर कौन इस देश को पूरे तरीके से नाप सकता है, यानी हर शख्स तक क्या वो पहुंच सकता है। अगर ध्यान दीजिए तो विपक्ष की एक बड़ी लंबी कतार है जो छत्रपों के आश्रय चलती है, और छत्रपों का प्रभाव सिर्फ अपने राज्य में होता है। उस राज्य के भीतर भी वह शहर या राजधानी से निकलकर गांव तक किस हद तक जाते हैं, यह भी शायद कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सब कुछ शहर में सिमट गया है। बाजार शहर में है, पूंजी शहर में है, चुनाव की तिकड़में शहर में है, मीडिया शहर में है, न्याय का बोलबाला भी शहर में है और लोकतंत्र का राग भी शहर में है। तो छत्रपों की राजनीति से आगे इस देश की राजनीति को अगर नापने निकलिएगा तो हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी आपसे टकरा जाए। प्रधानमंत्री औसतन हर दिन 2 या 3 कार्यक्रम में जाते ही हैं, संबोधित करते ही हैं, और संबोधन के साथ उनकी यात्रा सरकारी खर्चे पर होती है, यानी इस देश के खर्चे पर। और उन सब के बीच जिन बातों का वो जिक्र करते हैं वो इस देश की उस चकाचौंध से जुड़ा है, उस पूंजी से जुड़ा है, उस जीडीपी से जुड़ा है, उस कॉरपोरेट से जुड़ा है, जहां पर 5 ट्रिलियन का सपना उनको बार बार कहीं ना कहीं खरोंच लगाते रहता है। तो पूंजी और चकाचौंध के आश्रय प्रधानमंत्री की यात्रा में नीतियों का बनना और गवर्नेंस के तौर पर सरकार की नीतियों को अमल में लाने के लिए जो नौकरशाही भी सक्रिय होती है, क्या वाकई वह गांव तक पहुंच पाती है? राहुल गांधी दूसरी तरफ कांग्रेस की पदयात्रा के जरिए, यानी खुद की पदयात्रा के जरिए कांग्रेस को सक्रिय करने में लगे हैं। एक लकीर कन्याकुमारी से कश्मीर तक खींची गई और उस पर वह चल निकले हैं। 70, 72, 73 दिन हो चले हैं, लेकिन क्या यह पदयात्रा गांव के भीतर जाती है, गांव के लोगों से संवाद बनाती है? बहुत सारे सवाल आपके जहन में एक झटके में आ सकते हैं। लेकिन आज इसीलिए उस भारत का जिक्र करने की जरूरत है जिस भारत को असल में 2024 की तकदीर को चुनना है। इस 2024 के भारत के भीतर के उस भारत का मतलब क्या है जिसका जीडीपी में योगदान लगभग 50% है। इस देश के भीतर में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं या मजदूर काम करते हैं, उसमें 68% भागीदारी उसी भारत की है। उसी भारत के भीतर की परिस्थितियां नाजुक हो चली हैं। कोई ध्यान देने वाला नहीं है कि दरअसल क्या वाकई किसानों को अगर आंदोलन के बाद भी एमएसपी नहीं मिली, मंडियों की हालत खस्ता है, परिस्थितियां नाजुक है, और गांव के भीतर भी शहरी मिजाज यानी पैसे के आश्रय और बाजार के आश्रय घेरने की कोशिश ग्रामीण जीवन में हो रही है, तो क्या लोकसभा की 543 सीटों का आकलन आज इस दृष्टि से करना चाहिए कि जो ग्रामीण भारत है जिस पर किसी का ध्यान नहीं, वहां के हाट, वहां के खेत खलियान, वहां की जिंदगी, वहां के लोग, वहां के मजदूर, वहां के किसान, वहां के बच्चे, वहां के युवा चाहते क्या हैं, और उनकी बात ना दिल्ली सुन पा रही है, ना विपक्ष के नेता सुन पा रहे हैं। तो उनकी बात जब कोई सुनने को नहीं है तो क्या वो वाकई जातियों में बटेंगे और धर्म के आश्रय इस देश के भीतर में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रास्ते निकल पड़ेंगे? हो सकता है, हो इसलिए सकता था या हो इसलिए सकता है क्योंकि यह एक भारत की पारंपरिक राजनीति रही है। लेकिन मौजूदा वक्त में जब नौकरी नहीं है, महंगाई आसमान तले चढ़ पड़ी है, और इन सब के बीच लोगों की जिंदगी और कठिन हो चली है, लोग पूरी तरीके से सरकार की स्कीमों पर निर्भर हैं, तो आइए जरा आज गांव के भीतर उस सच को परख लें जो 2024 को परखने पर आमदा तो है, लेकिन दिखाता कुछ नहीं है, और उसको दिखाया दिल्ली के पर्दों पर नहीं जाता है, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया भी वहां से गायब है। वहां के भीतर अगर इस देश की 543 सीटों का हम जिक्र करें तो उसमें से मौजूदा वक्त में 323 लोकसभा की सीटें, यानी लोकसभा के भीतर 323 सांसद ऐसे हैं जो पूरे तरीके से ग्रामीण जीवन से आते हैं, और इन 323 सांसदों की जिंदगी में खेती और मजदूरी से वास्ता पड़ा है।
कोई बहुत जमींदार से निकलकर नहीं आया, किसने बाजार नहीं देखा, किसने इस देश की डिजिटल इंडिया को नहीं समझा, उसने यह भी नहीं जाना कि दरअसल 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है और भारत 5वीं अर्थव्यवस्था में आकर दुनिया के सामने अगर खड़ा है तो क्या वाकई उत्पादन खूब हो रहा है, उसे काम मिल रहा है, उसकी जेब भरी हुई है, रोज शाम में वो भरपेट खाना खा लेता है? बिल्कुल नहीं। और इन सवालों तले 323 सांसद अगर उन इलाकों से आते हैं तो उन 323 सांसदों को लेकर क्या ग्रामीण भारत के भीतर में कोई सवाल होगा या नहीं होगा? और इस 323 के अलावे 75 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जो पूरे तरीके से उन इलाकों को निर्धारित करती है जहां आदिवासी हैं, जहां दलितों की बहुतायत है, जो पूरे तरीके से जंगलों से घिरे हुए गांव हैं। ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर अगर 60% से ज्यादा लोगों का संपर्क अपने सांसद, अपने विधायक से नहीं हो पाता है तो कल्पना कीजिए उनके भीतर की मुश्किलों को ला पाने की स्थिति में दिल्ली तो दूर की बात है, राज्यों की राजधानी तक भी कौन होगा? वह तो उस चकाचौंध में समाये हुए हैं जिस चकाचौंध को परोसा जाता है। लेकिन पहली बार कुछ तस्वीरों के जरिए कुछ सच को टटोलिए। इस डूबते हुए सूरज में ग्रामीण इलाकों की परछाई को मत देखिए, हम आपको चंद तस्वीरें दिखलाते हैं। दरअसल ये सूचना क्रांति के बाद गांव तक दिल्ली की बात जो कही जाती है वह भी पहुंच जाती है। इस देश को लेकर जो सरकार सोचती है, जो सत्ता सोचती है, जो विपक्ष सोचता है, जो सियासत गढ़ी जाती है वह भी पहुंच जाती है, क्योंकि हाथ में स्मार्टफोन भी आ चुका है, इंटरनेट भी पहुंच चुका है, हाथ में कंप्यूटर भी है। चंद तस्वीरों के आसरे देखिए, परिवार के भीतर कंप्यूटर का होना, परिवारों के साथ संवाद बनाना, गांव ग्रामीण में हाथ में कार्ड भी है, बैंक का कार्ड है। बैंक के आधार कार्ड के बाद जो जनधन योजना सरकार ने शुरू की, यकीनी तौर पे गांव के लोग पहुंच गए बैंकों में, देखने लगे अपने अकाउंट। यानी सूचना तंत्र ने उनकी स्थिति को मजबूत किया है या जानकारी दी है कि दरअसल उस भारत के अलावे जो दूसरा भारत है वो उनकी तरफ देखता क्यों नहीं है। यहां तक कि देखिए खेत खलियान में भी ऐसी तस्वीरें निकल कर आती हैं, बच्चियां कंप्यूटर को देख रही है। परिवारजनों के भीतर आदिवासी इलाकों की यह तस्वीर है। इन तस्वीरों तले जब आप चलते चले जाते हैं तो आपके जहन में यह भी तस्वीर निकल कर आती है कि किस तरीके से खेत खलियान में क्या हो रहा होगा। लेकिन इन सब के बीच डूबते हुए सूरज में ग्रामीण जीवन को परखने और समझने की कोशिश में 543 सीटों में से 398 सीट इस देश के ग्रामीण आदिवासी इलाकों से जुड़ी हुई है, जिसमें अगर आप सुरक्षित सीटों का जिक्र करते हैं तो सीधे 131 सीट उसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि 47 सीट जो है वह शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आदिवासियों से जुड़ी हुई है, 84 सीट शेड्यूल्ड कास्ट यानी दलित यानी शेड्यूल्ड ट्राइब से जुड़ी हुई है, जो अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं। इस 131 सीट के दायरे के भीतर में कुल मिला के 398 सीटों के अलावे बचती हैं सिर्फ 150 सीटें। यानी 150 लोकसभा के सांसद और लोकसभा में चुने कर आने वाले लोग उन 150 को प्रभावित करते हुए इस देश की नीतियों को प्रभावित करते हैं। बजट का चेहरा हो, नीति आयोग की रिपोर्ट हो, इस देश के भीतर में किसी भी योजना का ऐलान हो, वो ग्रामीण जीवन को छूती जरूर है, लेकिन पहुंची या नहीं पहुंची कोई नहीं जानता है। उस ग्रामीण जीवन के भीतर जो खुलबिलाहट इस दौर में है उसे परखने वाला कोई नहीं है, और जिसने परख लिया और जो पहुंच गया, यकीन जानिए 2024 उसी का होगा। इस दौर में शहरी मिजाज और मध्यम वर्गीय तबके और उच्च मध्यम वर्गीय के साथ कॉरपोरेट को प्रभावित करने की परिस्थिति बाखूबी है, क्योंकि डेमोक्रेसी भारत के शहरों में ही रेंगती है। कहते हैं दिल्ली में देखिए कानून काम करता है, लेकिन दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर चले जाइए, आपको कानून सत्ता के इशारे पर नाचता हुआ दिखाई देगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून और लोकतंत्र वहां जाकर एक हो जाते हैं। और इन परिस्थितियों में अगर आप देखें तो जो खास तौर से इस देश की 398 सीटें हैं, उसके दायरे में सबसे ज्यादा कौन से राज्य आते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अगर इस दायरे में अगर आते चले जाएंगे तो 3-4 सवाल आपके सामने तुरंत आ जाएंगे। हमने बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया, फूड सिक्योरिटी भी अभी यहां पर लागू नहीं है।
यूनाइटेड नेशन इस पर उंगली रखता है कि फूड सिक्योरिटी को लेकर भारत के भीतर जो भूख की त्रासदी है वह अगर उसको लोकसभा सीटों के दायरे में ले आए तो ये जो 398 सीटों का हमने जिक्र किया इसमें से 305 सीटों पर प्रभावी परिस्थिति आती है जो भूख से प्रभावित है। इस परिस्थिति में भारत घुमड़ रहा, इस परिस्थिति में गांव के भीतर के सवालों को कोई तब नहीं देख रहा है जब सबसे ज्यादा सवाल भारत के भीतर की राजनीति को प्रभावित करने को तैयार हैं। और ये अगर जाग रहा है और इसके भीतर के सवालों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर यकीन जानिए ये जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वो गुजरात के चुनाव परिणाम हो या हिमाचल के हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, किसी के भी चुनाव परिणाम के दायरे में फंसिएगा नहीं, क्योंकि लोकसभा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि इस देश के भीतर में यकीनी तौर पर अगर आप पहले गांव में चले जाते तो लोग कहते थे कौन प्रधानमंत्री, वो कहते थे इंदिरा गांधी। कुछ पुरानी पीढ़ी के लोग कह पूछिए कौन प्रधानमंत्री तो वो नेहरू को याद कर लेंगे, कोई लाल बहादुर शास्त्री को भी याद कर लेगा, हो सकता है किसी के जहन में राजीव गांधी आ जाए क्योंकि इंदिरा गांधी के बेटे हैं वो। लेकिन उसके बाद एक भयानक शून्यता है। इस दौर में तमाम प्रधानमंत्री आए, मनमोहन सिंह का नाम भी ग्रामीण इलाके में आपको सुनाई नहीं देगा, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, चरण सिंह, तमाम नाम, देवेगौड़ा, गुजराल आपको नहीं सुनाई देंगे इस दौर में नाम। पीवी नरसिम्हा राव नहीं जानते हैं लोग उस ग्रामीण इलाके में। जब आप घुस जाइएगा जहां के दायरे के भीतर में 60% वोट 398 सीटों का, 398 सीटों का जो इस जीवन से निकल कर आता है। लेकिन सूचना क्रांति ने कमाल किया और सूचना देने की शुरुआत की और उनके भीतर यह सवाल है, अच्छा आप किसान सम्मान निधि देते हैं, हमारे पास तो नहीं पहुंचा है, इसीलिए मौका मिले तो कभी किसान सम्मान निधि, यह मौका सरकार के लिए कहा जा रहा है, जनता के लिए नहीं। प्रधानमंत्री को अगर मौका मिले तो किसान सम्मान निधि की जो साइट बनाई गई है इंटरनेट पर उनको वो खोल कर देख ले, पीएमओ के अधिकारी खोल कर देखें और उसमें जाकर देखें कि जो लोगों के सवाल हैं, जिन्हें किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है, जिन्हें फर्टिलाइजर नहीं मिलता है, जो मंडियों में जाते हैं अनाज कोई खरीदता नहीं है, जिनका अनाज सड़ गया लेकिन बीमा का पैसा नहीं मिला, जिनको हेल्थ सर्विस चाहिए लेकिन हेल्थ सर्विस नहीं मिली, नेट पर जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करते हैं और सभी ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि सूचना क्रांति ने यह काम तो किया कि आप तक जानकारी पहुंचाए, लेकिन आपने आंखों पर पट्टी अभी भी बांध रखी है। इस देश के ग्रामीण इलाकों के भीतर जो मुश्किल हालात हैं, उसके भीतर की जो खलबलाहट है, उसे सुनने को आप तैयार नहीं है। आप ऐलान दर ऐलान करते हैं क्योंकि हर दिन 2 या 3 कार्यक्रम आपको करने हैं, लोगों के बीच जाना है और इसके बाद जब आप अंदर जाइएगा और इसके समानांतर तौर पे अब इन परिस्थिति में घुसना शुरू कीजिएगा तो आपके लिए 2-3 सवाल बहुत साफ हो गए। राष्ट्र की जीडीपी में 50% का योगदान ग्रामीण भारत का है। टोटल वर्कफोर्स जो काम करती है देश में उसमें 68% यानी शहरी मिजाज जो बहुत छोटा है उसमें उसका जो हिसाब किताब है वो 32% का है। और इसके अलावे जो रूरल इंडिया के भीतर इंटरनेट और स्मार्टफोन है उसमें 30% का ग्रोथ है। और इन सब के बीच जो चीजें ढही है, लगातार ढह रही है, ये कोरोना काल नहीं, ये जीएसटी काल नहीं, ये नोटबंदी काल नहीं, एक पॉलिसीगत तरीके से तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म गांव के भीतर हुआ है जो रोजगार देता था। कोल्ड स्टोरेज शहरों में समेटा जा रहा है क्योंकि शहरी मिजाज से ट्रांसपोर्टेशन की जो जरूरतें हैं वह पूरी की जाती है और अब वो कॉरपोरेट के हाथ में है। समूचे मध्य प्रदेश सरकार जो कोल्ड स्टोरेज में माल रखती है वो एफसीआई गोडाउन में नहीं, वह अडानी के गोडाउन्स में रखती है। और यही स्थिति पूरे देश में कैसे हो जाए इसके लिए वो 12 राज्यों में पंख फैला चुकी है। ग्रामीण जीवन के भीतर ट्रांसपोर्ट हो या वहां पर पैकेजिंग का काम होता हो, कोल्ड स्टोरेज का काम होता हो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बीच में काम करने की स्थिति हो, जो रूरल ट्रांसपोर्टेशन था वो खत्म हुआ, जो रूरल अर्बन लिंकेज था वो ग्रामीण हिस्से से हटकर उस इकोनॉमी पर आकर टिक गया जिसको चलाने वाले शहरी लोग थे। तो ग्रामीण जीवन के भीतर का संकट कहीं ज्यादा गहरा है, उनका दर्द कहीं ज्यादा गहरा है। जो प्रोडक्शन था, डिस्ट्रीब्यूशन था, बाजार था, सर्विस थी, कंजम्पशन था, इन सारी परिस्थितियों को अगर परखना शुरू कीजिएगा तो एक सवाल एमएसएमई को लेकर भी होगा।
एमएसएमई के साथ बड़ा जुड़ाव ग्रामीण भारत का रहा, लेकिन उसमें 50% से झटके में इस दौर में घटते 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 28% पर आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, वहां के हेल्थ सेक्टर नहीं है, एजुकेशन सेक्टर नहीं है। आपने कहा हमने रोड बना दिया, सड़कें बना दी, आवास दे दिया। सड़कों के आश्रय 5 ट्रिलियन का सपना ग्रामीण जीवन में जो डाला गया है, उसके पीछे की थ्योरी बहुत साफ है कि अगर सड़कें बन जाएंगी तो गांव के आखिरी छोर तक पहुंच जाएगी और किसी भी गांव में चली जाएगी, जो देश के कितने भी दुर्गम इलाके में क्यों ना हो, और वहां की इकोनॉमी को शहरी मार्केट से जोड़ देगी। और उस सड़क पे दौड़ती हुई गाड़ियां कॉरपोरेट की होंगी, पूंजीपतियों की होगी, रईसों की होगी, और जो धंधा करते हुए पूंजी लगा सकते हैं उनके जरिए उन माल को शहरों में लाया जाएगा। लेकिन ग्रामीण जीवन के भीतर जो सहयोग और सरोकार होते हैं, वह भी आपस में संवाद कायम करते हैं। उनके भीतर के सवालों को क्या किसी ने परखा? किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी नेता ने इन बातों को परखने की कोशिश की कि उनके भीतर के जो सवाल हैं वो कौन से सवाल हैं? क्या वाकई इस दौर में आपके पास जानकारी आई कि कितने किसानों ने खुदकुशी की है? क्या कोई जानकारी है जो एनसीआरबी के डाटा के अलावे उसके बाद की परिस्थितियों के साथ चलती हो? नहीं होगा। कितने मजदूरों ने खुदकुशी की, नहीं जानकारी होगी। लेकिन 2022 में नवंबर का महीना चल रहा है और सितंबर तक की खुदकुशी के आंकड़े बतलाते हैं कि यह 2021 पूरे साल की खुदकुशी के संख्या को तोड़ के आगे निकल चुका है। सितंबर तक का डाटा बताता है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने अभी बचे हुए हैं, यानी 2021 की तुलना में ज्यादा खुदकुशी। क्यों हो रही है ये खुदकुशी? वहां पर ऐसे कौन से सवाल हैं जिसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है? जो प्रवासी मजदूर लौट के गए, उनके पास काम नहीं है, काम के लिए मनरेगा से जुड़े, वहां पैसा नहीं है, तो घर कैसे चलेगा? वो 5 किलो अनाज के आश्रय चलेगा, और 5 किलो अनाज भी कितनी बड़ी तादाद में गांव से शहर में बिकने चले आता है। क्या इसको लेकर कोई परीक्षण किसी रूप में किया गया? नहीं किया गया। लेकिन गांव के लोगों से पूछिए, वो जानते हैं। एक एक राशन दुकान उनके टिप्स पर है, वो बताने को तैयार है कि इस राशन दुकान से इतने गेहूं के बोरे आए थे, इतने चावल के बोरे आए थे, इतने बोरे वहां पर ठेकेदार ने उठाए और शहर में जाकर बेच दिया, और उसकी एवज में हमें अनाज नहीं चाहिए क्योंकि हमको और भी कुछ चाहिए। तो कुछ और चाहने की दिशा में कुछ पैसे हमने ले लिए। वो पैसे जाहिर तौर पर उस अनाज के बाजार की कीमत की तुलना में लगभग 20 से 25% की है। तो 25 पैसा दिया, 75 पैसा बाजार में, वहां से 25 पैसा दुकान वाले को दिया, 50 पैसा मुनाफा कमाया। ये पूरी साइकिल है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की। इसीलिए एफसीआई गोडाउन वाले की रिपोर्ट निकल कर आती है कि जितना अनाज उठाया जाना चाहिए था अभी भी नहीं उठाया है। और उसमें मध्य प्रदेश है, उसमें उत्तर प्रदेश है, उसमें बिहार है, उसमें झारखंड है, तमाम राज्य हैं, उसमें उड़ीसा है। उसमें इन बातों का जिक्र करते हुए जरा कुछ और समझिए। जब इसके भीतर आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के भीतर जो 2 करोड़ 59 लाख 59 लाख इतने किसानों के नाम जो सरकार ने किसान सम्मान निधि से जोड़े हुए हैं, अगर उसको सिलसिलेवार तरीके से पहली किस्त से लेकर आखिरी किस्त तक परखिएगा और किसी एक जिले को पकड़ लीजिएगा और उस जिले को लेकर उसकी साइट पर चले जाइएगा और उसकी साइट को जब खंगालना शुरू कीजिएगा, तो हो सकता है आपके पास जानकारी आए 2 करोड़ 59 लाख में से 1 करोड़ सीधे माइनस कर दीजिए जिन्हें नहीं मिला। और यही कमोवेश स्थिति राज्य दर राज्य है, क्योंकि किसानों की तादाद सरकार की अपनी वेबसाइट के भीतर जब नजर आती है तो उसमें उत्तर प्रदेश के भीतर में और उसके बाद बिहार में जब आप घुसते हैं तो वहां पर 75 लाख, छत्तीसगढ़ में 30 लाख, गुजरात में 60 लाख, हरियाणा में 18 लाख, झारखंड में 26 लाख, कर्नाटक में 54 लाख, मध्य प्रदेश में 81 लाख, महाराष्ट्र में 1 करोड़ 10 लाख और उड़ीसा में 40 लाख, राजस्थान में 71 लाख, तमिलनाडु में 38 लाख। हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका 60% हिस्सा सीधे निकाल दीजिए। जहां किसानों के भीतर ये सवाल है तो उनके भीतर जो उपजते हुए सवाल हैं वो इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने तौर पर ऐलान तो कर दिया, लेकिन उस ऐलान का मूर्त रूप जमीन तक किस रूप में हुआ, सवाल यहां रुपये और 15 पैसे भर का नहीं है।
सवाल यह है कि पूरा सिस्टम ही अगर उस करप्शन की भेंट चढ़ रहा है, जहां पे अंतिम सिरे तक कुछ पहुंचे नहीं, अंतिम सिरा तो दूर की बात है, बीच में ही नहीं पहुंच पा रहा है, तब आप क्या करेंगे? और इसी दौर में जब आप देखना शुरू करें कि कितनी बड़ी तादाद में जो ट्रेड था, जो ट्रांसपोर्ट था, जो होटल्स थे, वह किस रूप में ध्वस्त हुए हैं रूरल इंडिया के भीतर, और जीडीपी में योगदान अगर उसका 50% है, और इस देश के भीतर में जो समूचा एग्रीकल्चर इकोनॉमी था, किसने उस पर कब्जा कर लिया और किसानों की भागीदारी कितनी बड़ी तादाद में है, तो आपको जानकर हैरत होगी 2010-11 में जो भारत के भीतर जहां से भी अनाज उपजता था और देश के किसी हिस्से में जाता था, बंटता था, एक्सपोर्ट होता था, उसमें किसानों की भागीदारी अगर 100 लोगों में 20 लोगों की होती थी, आज की तारीख में वो घटते घटते 7 लोगों पर आ गई है, यानी 13 लोग और गायब हो गए। उसके एवज में वही शहरी मिजाज, वही शहरी सवाल, वही लोकतंत्र का राग, और वही इस देश की उन्नति और सबका साथ, सबके विकास के जिक्र के नारे के साथ स्थितियां इंप्लीमेंट हो रही हैं। शायद इसीलिए किसानों की आय दुगनी हो जाए, यह तो नहीं हुई, मजदूरी जो मिलती थी, जिन्हें मिल रही है, वह दुगनी जरूर हुई है। यानी किसान मजदूर में अगर तब्दील हो जाए और उसे बतौर मजदूरी काम मिलने लगे, जो शायद रियल एस्टेट के क्षेत्र में इस दौर में हुआ, जो सरकार सड़क बना रही है उस दौर में हुआ, उस लिहाज से देखिए तो उसके दायरे में भी भारत के किसानों के मजदूरी में तब्दील होने के बाद सिर्फ 38% किसान को ही काम मिल पाया, बाकियों को नहीं मिल पाया। बाकी क्या कर रहे हैं मजदूर होकर भी, और किसानी से जिंदगी नहीं चल रही है तो वो क्या करें, कैसे जिएं? और इन सवालों तले उनके सामने एक मुश्किल यह है कि घर का मतलब सिर्फ 5 किलो अनाज नहीं होता है, घर का मतलब बच्चों की पढ़ाई भी होती है, घर का मतलब रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए गाड़ी करनी पड़ती है, जेब में पैसा होना चाहिए, परिवार के साथ साथ ट्रैक्टर भी चाहिए, और पानी भी चाहिए, और बीज भी चाहिए, और खाद भी चाहिए। तो जिंदगी जीने का जो चौमुखी तरीका होता है, उससे इस दौर में अगर ग्रामीण भारत वंचित है, तो शहरों का शोर और शहरी मिजाज के सवाल और इस देश के भीतर उठते हुए लोकतंत्र के राग में कानून का राज और संविधान का जिक्र क्या मायने रखेगा उन गांवों में रहने वाले लोगों के लिए, जिनके लिए जिंदगी जीने के लिए 2 जून की रोटी को मुहैया कराना ही शायद संविधान लागू कराने से ज्यादा कठिन हो चला हो, कानून का राज देखने से कहीं ज्यादा 2 जून की रोटी के सवाल में अगर वो उलझा हुआ होगा, तो किस लोकतंत्र के साए तले या किस पार्लियामेंट में लोकतंत्र के मंदिर की जमीन चूमते हुए या फिर संविधान के सामने नतमस्तक होकर कोई यह कहे कि पूरा देश एक धागे में पिरो दिया गया, असंभव सा सवाल है। उसी ग्रामीण भारत के भीतर में जो सवाल उठ रहे हैं, वो पहली बार इसलिए एकजुटता के साथ है क्योंकि उनके सामने नेता एक ही नजर आ रहा है, और वो है प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने बताया है कि मैं ही इस देश को चलाता हूं, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो गया और हर किसी ने देखा और मान लिया कि अब प्रधानमंत्री को चुनने का मतलब ही रोटी का मिलना है या रोटी का नहीं मिलना है, बच्चों का स्कूल जाना है या नहीं जाना है वह भी उन्हीं पर टिका है, स्वास्थ्य सेवा मिल रही है या नहीं मिल रही यह भी उन्हीं पर टिकी है। तो जब सारी चीजें केंद्रित एक सिरे से इस देश में प्रचार प्रसार के जरिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के इर्द गिर्द आकर सिमट गया है, तो 2024 का चुनाव भी यकीन जानिए उन्हीं के इर्द गिर्द ही होगा। और जो सवाल ग्रामीण भारत में है वो पूरे तरीके से विपरीत और शहरी मिजाज से अनभिज्ञ है, और देश और चुनाव और मीडिया और पूरा तंत्र उसी शहरी चकाचौंध के भीतर लोकतंत्र के जरिए उठते हुए सवालों पर गौर करने के लिए मजबूर है, और बेबसी जहां पर है वहां देखने की दिशा में उसकी नजर जाती नहीं है। तो 2024 शायद इसीलिए बिल्कुल अलग चुनाव होगा, सिर्फ इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।